Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about IP waiver for COVID vaccines, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये IP मतलब फुल फॉर्म है इसका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या चीज़ है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए काइंड ऑफ इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो हमें दिखती नहीं है। इट इज़ ए क्रिएशन ऑफ माइंड। जो चीज़ें हम अपने दिमाग की मदद से बनाते हैं उनको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। दे आर इनटेंजिबल इन नेचर। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे लिटरेरी वर्क्स, जैसे हमने कोई किताब लिखी, कोई गीत लिख दिए, तो ये लिटरेरी वर्क जो होंगे दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ और एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा लोगो हो सकता है। अब लोगो भी अपने आप में माइंड का क्रिएशन है। इसको प्रोटेक्शन करने के लिए ट्रेडमार्क दिए जाते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, कोई नई टेक्नोलॉजी ढूंढ दी किसी ने, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट्स दिए जाते हैं। तो पेटेंट्स के ऊपर ही ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, तो उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि पेटेंट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। देखिए, पेटेंट्स, मान लीजिए एक साइंटिस्ट है, ये कोई भी ऐसा इंसान है जिसने कोई नई टेक्नोलॉजी बना दी, तो इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बस ये करे या इसके द्वारा अप्रूव किए गए लोग ही कर पाएँ, इसके लिए इसको क्या करना होगा, अपनी टेक्नोलॉजी को रजिस्टर कराना होगा। और रजिस्टर कराने के बाद इसको, इस इंसान को जिसने टेक्नोलॉजी बनाई है, उसके नाम पे ये टेक्नोलॉजी पेटेंट हो जाएगी। और पेटेंट होने से फ़ायदा क्या होगा कि अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या तो ये कर सकता है या इसके द्वारा अप्रूव किए हुए कंपनी या लोग कर सकते हैं। इससे इसको फ़ायदा क्या होगा कि अगर ये किसी और को ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने देता है तो उसके बदले में इसको रॉयल्टी मिलेगी, पैसा मिलेगा। और इस तरीके से इट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम यूजिंग इन्वेंशन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन फॉर कमर्शियल पर्पस। अदरवाइज होगा क्या कि मैंने कोई टेक्नोलॉजी बनाई मेहनत करके, और जैसे मैंने वो टेक्नोलॉजी बनाई सामने वाले ने उसको कॉपी कर लिया। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे फ़ायदा होगा नहीं। तो इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, नई टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए साइंटिस्ट्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है नई टेक्नोलॉजी को अंडर पैटेंट। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इस नई टेक्नोलॉजी को पैटेंट्स कैसे दिए जाते हैं, कैसे उनको पायरेसी से मतलब कॉपी करने से बचाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक कानून है या एक अग्रीमेंट है जिसका नाम है ट्रिप्स। दिस ट्रिप्स इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट एट WTO, और इस अग्रीमेंट के हिसाब से कुछ बेसिक नॉर्म्स सेट किए गए हैं कि ये नॉर्म्स WTO के हर एक मेंबर कंट्री को फुलफिल करना है ताकि उनके देश में पायरेसी ना हो सके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो ये है ट्रिप्स अग्रीमेंट जो WTO में साइन किया गया है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म ही है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि इस स्टैंडर्ड को हर एक देश को, हर एक मेंबर कंट्री ऑफ WTO को अपने अपने देशों में फॉलो करना है ताकि वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्टेड रहें। और इस ट्रिप्स के हिसाब से फिर हर एक देश को अपने अपने नेशनल लेवल पे एक कानून बनाना है ताकि उनके देशों में, उनकी टेरिटरी के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होकर के रहे। जैसे इंडिया के अंदर इंडियन पेटेंट्स एक्ट ऑफ 2005 है। इस इंडियन पेटेंट एक्ट को लाया गया है इन सिंक विथ ट्रिप्स अग्रीमेंट ऑफ WTO। इस इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 के हिसाब से एक इनोवेटर को अप्लाई करना होगा टू गेट पेटेंट फॉर हिज न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी इन द पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया। और एक बार पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया, जो कि हेडक्वार्टर जिसकी कोलकाता में है, उसके बाकी ब्रांचेज भी हैं दिल्ली में, चेन्नई और मुंबई में, एक बार पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया से पेटेंट मिल गई तो उसके बाद उस टेक्नोलॉजी पे पूरी तरह से
कॉमर्शियल यूज का अधिकार उस इंसान को होगा फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। 20 साल बाद वो पेटेंट लैप्स कर जाती है। उसको रिन्यू कराया जा सकता है, लेकिन अगर रिन्यू नहीं कराया गया तो 20 साल बाद वो पेटेंट राइट्स लैप्स हो जाएंगे। तो आज आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की तो आपको जा करके उसको पेटेंट ऑफिस में पेटेंट कराना होगा इन योर नेम, और एक बार आपने पेटेंट करा लिया तो 20 सालों तक उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बस आप कर सकते हैं, या वो इंसान या वो ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है जिसको आप अप्रूव करें। उसके बदले में आप रॉयल्टी यानी कि पैसा ले सकते हैं। तो जिस तरह से इंडिया ने इंडियन पेटेंट्स एक्ट बनाया है 2005 का, उसी तरीके से बाकी सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं WTO के, उनको कानून बनाना है इन लाइन विथ ट्रिप्स, ताकि वो अपने अपने देशों में पेटेंट्स को और बाकी सारी टेक्नोलॉजी या बाकी सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दे पाए। अब करंट जो इशू है इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। अब करंट मुद्दे पे आते हैं। अभी तक तो बस हम लोग बेसिक बातें समझ रहे थे कि पेटेंट क्या चीज़ होती है। देखिए, पिछले साल अक्टूबर महीने में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO के एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट सबमिट किया कि ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है इसको लेकर के कोई भी पेटेंट रिजाइम ना रखा जाए, इसको लेकर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेव कर दिया जाए। सरल शब्दों में कहें तो जो वैक्सीन बन रहे हैं पूरे दुनिया भर में अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनियां बना रही हैं, वो इसको पेटेंट इस पर इस्तेमाल ना करें। तो आखिर ये भी समझते हैं कि आखिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर क्यों मांगा गया इंडिया और साउथ अफ्रीका द्वारा। ताकि देखिए, जो कोरोना वायरस है ये एक वैश्विक महामारी है, इट्स पैंडेमिक है, और इससे लड़ने के लिए हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होगा वैक्सीन का। और जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं, वहाँ पे वैक्सीन पहुँचते पहुँचते बहुत देरी हो जाएगी अगर वैक्सीन्स को पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाए तो इस कारण से इंडिया और साउथ अफ्रीका ने रिक्वेस्ट सबमिट करी WTO प्लेटफॉर्म पे कि कम से कम इस कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन्स डेवलप हो रहे हैं उस पे IP वेवर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर दे दिया जाए, इनको प्रोटेक्ट करके ना रखा जाए अंडर पेटेंट रिजाइम। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर कहीं पे भी मान लीजिए अमेरिका में, देखिए एक बात तो नेचुरल है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो भी वैक्सीन्स बनेंगी उनकी जो टेक्नोलॉजी बनेगी वो रिच देशों में ही बनेगी, अमीर देशों में, हाई इनकम कंट्रीज में, जैसे अमेरिका में आ रहे हैं फाइजर, मॉडर्ना, या फिर रसिया में भी आ गया है, चाइना में आ गया है, यूरोपियन यूनियन में आ गया है, इंडिया के अंदर भी हम लेकर के आए हैं। लेकिन जो पुअर कंट्रीज हैं, अफ्रीका जैसे कंट्रीज, वहाँ पे तो वैक्सीन्स कभी बन नहीं सकती उसकी टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे ये वैक्सीन्स पहुँचने में बहुत वक्त लग जाएगा अगर इसको पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया तो। इसी कारण से रिक्वेस्ट किया गया इंडिया और साउथ अफ्रीका द्वारा कि इसको पेटेंट द्वारा प्रोटेक्ट ना किया जाए। कहीं पे भी ये वैक्सीन बनती है तो इसको पूरे दुनिया भर में प्रोडक्शन, मास लेवल पर प्रोडक्शन चालू किया जाए, तभी जा करके हम कोरोना वायरस से इफेक्टिव तरीके से लड़ पाएंगे। अब करंट मुद्दे पे आते हैं। ये तो 2020 के अक्टूबर की बात हुई। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये प्रपोजल सबमिट कर दिया था WTO में। करंट न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने अग्री कर लिया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन, उन्होंने अपने देश के अंदर बहुत दिनों तक इस बात पे डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, और फाइनली उन्होंने फैसला ले लिया है कि अमेरिका इस प्रपोजल को सपोर्ट करेगा। तो अमेरिका का सपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी भी ये बात फाइनल नहीं हुई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर पूरी तरह से मिला नहीं है वैक्सीन्स पे, बट अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा, ऐसा वहाँ के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अनाउंस किया है। वो बात अलग है कि वहाँ के फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा अपोज कर रही थी, बट nevertheless now American president has announced that US will support this proposal on WTO platform, but अभी भी intellectual property waiver मिला नहीं है। बाकी सारे मेंबर कंट्रीज को अग्री करना होगा WTO प्लेटफॉर्म पे। आपको पता है कि WTO के अंदर 1 कंट्री 1 वोट का नॉर्म फॉलो किया जाता है। सारे देशों को एक एक वोट मिला हुआ और सारे देशों को वीटो पावर भी है। मतलब अगर किसी ने भी मना कर दिया तो फिर ये प्रपोजल फाइनलाइज नहीं हो पाएगा, और अभी भी यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज माने नहीं हैं। तो अभी आगे देखना होगा कि ये प्रपोजल फाइनली WTO प्लेटफॉर्म पे पास होता है या नहीं। अगर पास हो भी जाता है तो भी इस प्रपोजल को फाइनली इम्प्लीमेंट होते होते कम से कम 6-8 महीने लग जाएंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो दुनिया के गरीब देश हैं, अफ्रीका के देश खासकर, या लैटिन अमेरिका देशों में वैक्सीन पूरी तरह से पहुंचने में 1 से 1.5 साल का वक्त लग सकता है।
अब जरा समझते हैं, देखिए ये आईपी वेवर अगर मिल गया तो क्या फ़ायदे होंगे। जो दुनिया में अभी तक वैक्सीन्स बनी है जैसे फाइजर, मॉडर्ना या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसको हमारे देश में कोविशील्ड ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को, उसके अलावा नोवावैक्स, जॉनसन जॉनसन, भारत बायोटेक जिसको कोवैक्सीन नाम से बेचा जा रहा है हमारे देश के अंदर, इस तरह के कई सारी वैक्सीन्स बन चुकी हैं पूरी दुनिया भर में। अगर ये आईपी वेवर मिल जाता है तो फिर तमाम देशों में जो मिडिल इनकम या पुअर कंट्रीज हैं वहाँ पे भी इनके प्रोडक्शन को चालू किया जा सकता है और इसके साथ जो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है उसको मीट किया जा सकता है। लेकिन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपोज कर रही हैं इस आईपी वेवर के अगेंस्ट, उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखिए वो ये तो सीधा सीधा कह नहीं सकते कि भाई हमें नुकसान हो जाएगा, इकोनॉमिक नुकसान हो जाएगा, हमने इतनी मेहनत से वैक्सीन बनाया है कैसे फ्री में दे दें, ये वो सीधा सीधा तो कह नहीं सकते। लेकिन क्योंकि ऐसा वो कहेंगे तो कहीं ना कहीं उनका मोरल जो स्टैंड है वो डिग्रेड होगा, तो ऐसा आर्गुमेंट तो दे नहीं सकते, तो घुमा फिरा के आर्गुमेंट दे रहे हैं कि क्यों आईपी वेवर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर नहीं दिया जाना चाहिए। उनका ऐसा कहना है कि देखिए मिडिल इनकम कंट्रीज या पुअर कंट्रीज में वैसे भी मास प्रोडक्शन की कैपेसिटी है नहीं, उनके पास इतने लैब्स कहाँ हैं, उनके पास इतने सेटअप्स कहाँ हैं कि वो उनको वैक्सीन की टेक्नोलॉजी दे दी जाए तो वो वैक्सीन बनाने लगें, ऐसा पहला आर्गुमेंट है। तो ये कह रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे कि मॉडर्ना या फाइजर कि ये आईपी वेवर कोई जादू की छड़ी नहीं होगी, इट वॉन्ट बी ए मैजिक वैंड कि हमने आईपी वेवर दिया और साथ ही साथ केनिया में, नामीबिया में और हर जगह नाइजीरिया में वैक्सीन्स बनने लगे, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी तो होनी चाहिए। पहली बात तो ये कह रहे हैं वो। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ये जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ के जो लैब्स हैं उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय होगा। क्योंकि अगर उनके लैब्स ने सही तरीके से वैक्सीन फॉर्मुलेशन नहीं किया तो वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा, और अगर वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं होगा और वैक्सीन लेने के बाद भी इन छोटे देशों से वैक्सीन बनेंगे जो वो अगर इफ़ेक्टिव ना हुए तो उस वैक्सीन को लेने के बाद भी अगर लोगों को कोरोना वायरस होने लगा, लोग मरने लगे कोरोना वायरस के कारण, तो लोगों का भरोसा वैक्सीनेशन पॉलिसी से उठ जाएगा। तो इस कारण से फार्मास्यूटिकल कंपनीज कह रही हैं कि नहीं, आईपी वेवर नहीं दिया जाना चाहिए, ये वैक्सीन्स हाई इनकम कंट्रीज़ में ही बनने चाहिए पूरे सोफिस्टिकेटेड मैनर से, तभी जाकर के वैक्सीन की एफिशिएंसी इंश्योर हो पाएगी और तभी जाकर के हम एक यूनिफाइड तरीके से, एक स्ट्रेंथेंड तरीके से इस वायरस का सामना कर पाएंगे। तो इनके लॉजिक में भी, आर्गुमेंट में भी थोड़ा तो ग्रेविटी है, लेकिन देखते हैं कि आगे इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। दोनों ही तरह से प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम डिले करेंगे तो पूरे दुनिया भर में वैक्सीन पहुंचने में 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। और एक बात आप मान के चलिए कि पूरे दुनिया भर में कहीं भी अगर कोरोना है तो पूरे दुनिया भर में संकट हमेशा बना रहेगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from National segment. It is about Twitter permanently suspended account of Kangana Ranaut. And this topic is important from our syllabus paper 1 essay point of view. अगर ऐसे में कोई टॉपिक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आ जाता है या फिर एथिक्स पेपर में भी अगर इस पे सवाल आ जाता है तो वहाँ पे यहाँ जो हम आइडियाज़ डिस्कस करने वाले हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन योर आंसर राइटिंग. तो ज़रा समझते हैं. पहले करंट न्यूज़ देखते हैं, फिर इसके थीम पे आएंगे. ये तो आपने भी न्यूज़ सुन रखी होगी कि ट्विटर ने कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है. क्यों किया है ये अकाउंट सस्पेंड, वो भी शायद से आप जानते होंगे. कंगना रनौत ने वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस रिजल्ट आने के बाद जो वहाँ पे वायलेंस हुए हैं, कुछ हिंसा की खबरें आई हैं, उसको लेकर के एक भड़काऊ ट्वीट लिखा. वो ट्वीट में वो हिंसा को हिंसा से रोकने की बात कर रही है. सी हैज़ बिन टॉकिंग और सी हैज़ बिन फाउंड लाइक इंसाइटिंग वायलेंस इन वेस्ट बंगाल. ये ट्वीट कुछ इस तरीके का था. जो वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुए पोस्ट पोल या पोस्ट रिजल्ट, उसको वो कहती हैं दिस इज़ हॉरिबल, वी नीड सुपर गुंडई टू किल गुंडई. मतलब ये कह रही हैं कि ठीक है, गुंडई करने के लिए हमें और ज़्यादा वायलेंस करना चाहिए. सी इज़ लाइक एन अनलीस्ड मॉन्स्टर. तो यहाँ पे सी से उनका मतलब है ममता बनर्जी. और टू टेम हर मोदी जी प्लीज शो योर विराट रूप फ्रॉम अर्ली 2000s. तो मतलब एक तरीके से इंसाइट कर रही हैं, कह रही हैं कि हमें और ज़्यादा वायलेंस करने की ज़रूरत है वेस्ट बंगाल के अंदर.
और इस तरह का ट्वीट करने के बाद इनके ट्विटर अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है, परमानेंट सस्पेंशन किया गया। मतलब अब कंगना रनौत कहीं और दूसरा नया अकाउंट बना करके भी ट्विटर प्लेटफॉर्म पे रिटर्न नहीं हो सकती। अब इनको परमानेंटली ट्विटर से अलविदा कह दिया गया है। इसी तरीके से यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्विटर अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया था, जब इस तरह के वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे आफ्टर यूएस कैपिटल हिल राइट्स, जो जनवरी 2021 में इसी साल उनके इलेक्शन हारने के बाद जो यूएस कैपिटल हिल पे हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे, जिसके बाद ट्विटर ने उनके अकाउंट को भी परमानेंटली सस्पेंड कर दिया था। अब ये तो चलिए एक न्यूज हो गया। अब इस न्यूज़ का क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस है वो समझते हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो मजे की बात यह है कि आर्टिकल 19 ऑफ यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 भी डिक्लेयर करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए भी कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट। तो यहां याद करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी आर्टिकल 19 और हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 19 दोनों कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कहता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है कि ये ह्यूमन राइट्स है, और हमारे देश का संविधान कहता है कि ये फंडामेंटल राइट है। तो मुद्दा ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स इन मॉडर्न टाइम्स। हमारे देश में ह्यूमन राइट्स के लिए कोई भी अलग से डेफिनेशन है नहीं। हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट, मतलब हाईएस्ट राइट्स इन आवर कंट्री। इसको ह्यूमन राइट्स भी माना गया है। और मॉडर्न टाइम्स में जिस एज में हम जी रहे हैं, इसको सोशल मीडिया एज भी कहते हैं। इस एज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, फेसबुक, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस फ्रीडम का इस्तेमाल करने के लिए इनसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म और कुछ हो नहीं सकता। तो अब मुद्दा ये है कि एक इम्पॉर्टेंट अधिकार है हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग, इट्स एन इम्पॉर्टेंट राइट, और इसको इस्तेमाल करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ये प्लेटफॉर्म्स, इन प्लेटफॉर्म्स को चलाने वाली जो कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से इन प्लेटफॉर्म्स को मैनेज कर रही हैं। उनको लगता है कि अगर कोई ओपिनियन गलत है तो उस मैसेज को ब्लॉक कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई इंडिविजुअल गलत है तो उसके अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड कर देते हैं। तो मुद्दा ये है कि ये कंपनियां हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स, जिसको ह्यूमन राइट्स भी आप कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं, दैट राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ऑन मर्सी ऑफ दीज कंपनीज। ये सोशल मीडिया जाइंट्स के मर्सी पे है, इनके आप समझ लीजिए डिस्क्रिशनरी पावर में है कि हम अपने इस बेसिक अधिकार का इस्तेमाल करें या ना करें। सो मेन कंसर्न क्या है इन द एज ऑफ द सोशल मीडिया? ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दे हैव बिकम वेरी पावरफुल। वो चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट कर दें, किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को पूरी तरह से सोशल या पब्लिक अरेना से गायब करा दें। मान लीजिए कि हर तरफ से, जैसे कोल्ड वॉर ही था, दैट वाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजीज, कम्युनिज्म वर्सेस मार्केट मॉडल, या फिर कम्युनिज्म वर्सेस आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म, कोल्ड वॉर था। अब आज के टाइम में अगर कोल्ड वॉर होता तो वही आइडियोलॉजी जीतती जिस आइडियोलॉजी को ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते। सो दे हैव बिकम सो पावरफुल कि हर मुद्दे पे दो आइडियोलॉजीज होते हैं या डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजीज होते हैं, वो जिस आइडियोलॉजी को प्रमोट कराना चाहें, सपोर्ट कराना चाहें, उसको सपोर्ट कर देते हैं, और जिस आइडियोलॉजी को सप्रेस करना चाहें उसको सप्रेस कर देते हैं। क्योंकि जिस आइडियोलॉजी को सप्रेस करना उसके लिए इनको कुछ नहीं करना, उससे रिलेटेड जो भी मैसेजेज हैं या जो इंडिविजुअल्स उस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन उस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दो। तो ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो हमारी राइटिस्ट पार्टीज हैं, आई होप आपको राइटिस्ट लेफ्टिस्ट का बीच का डिफरेंस समझ आता होगा, अदरवाइज वी कैन डिस्कस इट इन सम अदर न्यूज़पेपर एनालिसिस। लेकिन ये जो हमारी करंट रूलिंग पार्टी है इसको राइटिस्ट माना जाता है। तो ये राइटिस्ट एजेंडा के खिलाफ हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर जो हमारे देश के अंदर जो करंट रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो जो अपोजिशन के वॉइस है इसको ये लोग प्रमोट कराते हैं, और
जो सरकार के फेवर में जो वॉइस आते हैं, जो आइडियोलॉजीज आते हैं, इसको ये लोग सप्रेस करते हैं। वैसे मैसेजेस को ये लोग ब्लॉक कर देते हैं और वैसे इंडिविजुअल्स के अकाउंट को ये लोग सस्पेंड कर देते हैं। उसके अलावा ये डेमोक्रेसी को मैनेज कर रहे हैं इन मॉडर्न टाइम्स। दे कैन इन्फ्लुएंस इलेक्शन। एक पर्टिकुलर पार्टी या कैंडिडेट को ये लोग अलाउ कर देते हैं कि उसके ओपिनियन को पास होने देते हैं। जिस पार्टी को इनको दबाना है, नीचे गिराना है, उसके कैंडिडेट्स को या उसके मैसेजेस को ये लोग ब्लॉक करने लगेंगे और आर्ग्यूमेंट्स अपने देंगे कि ये जो मैसेज है ये वायलेंस प्रमोट करा रहा है। बट मुद्दा ये है कि आखिर ये जज किस ग्राउंड पे कर रहे हैं कि ये मैसेज खराब है, ये दूसरा मैसेज अच्छा है। इस तरह के कई सारे भड़काऊ मैसेज पाकिस्तान से आते हैं जो टेररिज्म को प्रमोट कराने की बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसको तो ब्लॉक नहीं करता है ट्विटर। तो मुद्दा यह है कि ट्विटर, फेसबुक एंड ऑल सच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बीन वेरी सेलेक्टिव, discretionary, and that makes their activity suspicious कि they have their own agenda, they are promoting a particular kind of ideology and they have something else in their mind. It's not just about freedom of speech and expression. Our own freedom of speech and expression is at their mercy. They are running a kind of parallel government. सरकार की तरह ये काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करती है कि किसी एक इंसान के स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर दिया, तो सरकार तो इसलिए कर पा रही है बिकॉज वी हैव गिवन मैंडेट टू द गवर्नमेंट। हमने वोट दिया उनको, हमने उनको उस पोजीशन पे पहुंचाया है कि ठीक है, अब हमारे बिहाफ पे आप इस पावर का इस्तेमाल करें। बट दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यूजिंग दिस डिस्क्रिशनरी पावर विदाउट एनी लीगल बेसिस। ये इतना इंपॉर्टेंट पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को किस तरीके से अलाउ करना है। दिस पावर इज बीइंग यूज्ड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन मोर कंट्रोल्ड मैनर एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द डे, और बिना किसी लीगल बेसिस के। दिक्कत क्या है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड पॉलिसी कि किसको सस्पेंड करा है। आई एम नॉट फैन ऑफ कंगना रनौत। ये मैटर कंगना रनौत के अकाउंट का है ही नहीं। ये मैटर है कि अगर आपने कंगना रनौत के अकाउंट को सस्पेंड किया है तो आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि देखिए, इस पॉलिसी में ये साफ साफ लिखी हुई है ट्रांसपेरेंटली कि अगर इस तरह का मैसेज होता है तो उस अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। फिर आप प्रूफ करें और एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से अकाउंट को सस्पेंड करें। दैट इज़ द केस। तो वो नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दिखता है, काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्ररीनेस दिखता है, काफ़ी ज़्यादा ओपेकनेस दिखता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिखती है इनकी एक्टिविटीज़ में। और इसी कारण से सस्पिशन होता है कि दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर एक्टिंग विद सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट। और खासकर ये सारे के सारे जो कंपनियां ज़्यादातर अमेरिका को बिलोंग करती हैं, इसलिए अमेरिका को एक अनड्यू एडवांटेज देती हैं। अगर अमेरिकन गवर्नमेंट चाहे तो इन मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल करके दुनिया के किसी देश की सरकार को गिरा दे, वहाँ के सरकार के खिलाफ लोगों का ओपिनियन बना दे या बिगाड़ दे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन मॉडर्न टाइम्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेट ऑन डेमोक्रेसी। और यही कारण, एक मेन कारण है कि चाइना अपने देश के अंदर, अपने टेरिटरी में इन अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चलने नहीं देता। कल ही हमने देखा कि इट हैज़ डेवलप्ड एन ऑल्टरनेटिव for all kinds of social media platforms that is generally used across the world। तो होना क्या चाहिए? What should be done? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अकाउंट या किसी भी तरह के मैसेज को अलाउ कर दिया जाए। तो देखिए, 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से कुछ भी एक लिया जा सकता है। पहला, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाएं कि क्या पॉलिसी के बेसिस पे किसी अकाउंट को सस्पेंड करते हैं या किसी मैसेज को ब्लॉक करते हैं। और कभी भी कोई अकाउंट अगर सस्पेंड किया जा रहा है तो साफ साफ दिखना चाहिए कि अच्छा, इस पॉलिसी के हिसाब से ये सस्पेंड हुआ है। दैट पॉलिसी शुड बी वेल डिफाइंड, वेरी ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑप्शन ये लिया जा सकता है कि हर देश की सरकार अपने अपने टेरिटरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैसे रेगुलेट होंगे, कैसे कोई अकाउंट सस्पेंड होगा, कैसे कोई मैसेज ब्लॉक होगा, उसके लिए हर देश की सरकार अपने अपने एरियाज में कानून बनाए, उस कानून के हिसाब से फिर एक्शन लिया जाए। या तीसरा, इंटरनेशनल लेवल पे कोई नॉर्म बना दिया जाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे यूनाइटेड नेशंस में ही कोई कानून बना दिया जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने खुद आइडेंटिफाई किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर द मोस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म्स। तो अब इसके लिए नॉर्म भी वही बनाए यूएन प्लेटफॉर्म पे कि आखिर कब कब किसी इंडिविजुअल का अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है या कब कब उसके मैसेजेस ब्लॉक किए जा सकते हैं। मतलब द बेस लाइन इज दैट दी सोशल मीडिया कंपनीज शुड नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस डिस्क्रिशनरी पावर। मतलब दे शुड जस्ट बी एक्टिंग लाइक ए प्लेटफॉर्म, a base, nothing else. They should not be allowed to use their own thinking, so that they should not be allowed to act in their vested interest.
The next article is again taken from national segment. It is about proning and this topic is important from our syllabus paper 3 governance especially health point of view. ये आर्टिकल मैं इसलिए भी कवर कर रहा हूँ ताकि एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके कि अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कोई कोविड-19 से ग्रसित हो भी जाता है, इन्फेक्ट हो भी जाता है, तो क्या क्या हम लोग होम रेमेडीज में कर सकते हैं, उसके लिए ये आर्टिकल बहुत ही इंफॉर्मेटिव है. समझिए, प्रोनिंग एक तरीके की स्लीपिंग पोस्चर है या सिटिंग पोस्चर है जिससे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल अच्छा मेंटेन रह सकता है. इस तरह के पोस्चर से अगर हम सोए या फिर इस तरह से बैठे तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोनिंग, और इससे हमारा लंग्स का फंक्शनिंग थोड़ा इंप्रूव हो जाता है और हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो इंप्रूव हो जाता है. एंड दिस इज अप्रूव्ड और प्रमोटेड बाय आवर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इसके हिसाब से द पेशेंट्स शुड बी मेड टू लाई ऑन देयर एब्डोमेन to boost their oxygen level. They can also be made to put a pillow under their belly, or they can be asked to sleep or lie on the right side or left side इस तरह से, या फिर they can be asked to sit 60 degree और 90 degree angle. और अगर एक पेशेंट को 30 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक, 2 घंटे से ज़्यादा इस तरह से नहीं सोना है, 30 मिनट से लेकर के अगर 2 घंटे तक इस प्रोनिंग पोजीशन में रखा जाए तो माना जा रहा है कि उनके लंग्स की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाएगी. और हर इंसान को आज के टाइम में आप भी ध्यान रखो, अपने फैमिली में एक ऑक्सीमीटर रखो और प्रोनिंग पोजीशन का इस्तेमाल करना शुरू कर दो अगर ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे आ जाता है तो. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट. इट इज अबाउट उड़ान स्कीम. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट तो आपको पता ही होगा. कल मैंने आपको बताया कि रूपसी एयरपोर्ट असम के अंदर रीडेवलप किया गया है अंडर उड़ान स्कीम. तो आज हम लोग समझेंगे कि उड़ान स्कीम है क्या. देखिए, उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म ही है रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम. उड़ान का फुल फॉर्म है पूरे देश का आम नागरिक. तो नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये ऐसी स्कीम है जिसमें एयर ट्रांसपोर्ट को या एयर मोड ऑफ ट्रैवलिंग को सस्ता बनाने की कोशिश की जा रही है. तो इसमें क्या किया जा रहा है कि भारत सरकार ने वो तमाम जो अनसर्व्ड रूट्स हैं, ऐसे ऐसे रूट्स जहाँ पे कोई फ्लाइट्स नहीं हैं, उन सारे रूट्स पे फ्लाइट्स को चलाने की कोशिश कर रही है सरकार हमारी, और वो भी सस्ते दामों में, अफोर्डेबल रेट्स पे. ये जो उड़ान स्कीम है दैट वाज ब्रॉट अंडर अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट वाज ब्रॉट इन 2016. इस पॉलिसी का नाम है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी. इसमें किया क्या जाएगा उड़ान के अंदर? उड़ान के अंदर मान लीजिए कि कोई एक अनकनेक्टेड रूट है, जैसे अभी करंट केस ही ले लिया जाए, जैसे गुवाहाटी से रूपसी वाला जो गुवाहाटी से रूपसी वाला जो रूट है अनकनेक्टेड है. उस अनकनेक्टेड रूट पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रपोजल मांगेगी कि बताइए कौन कौन सी एयरलाइंस इस रूट पे फ्लाइट चलाना चाहती हैं. तो तमाम एयरलाइंस अपना प्रपोजल देंगे कि सर हम चलाना चाहते हैं, हम भी चलाना चाहते हैं, लेकिन हम इस रेट पे चलाएंगे, मतलब हम फेयर या किराया जो है इससे सस्ता नहीं कर सकते. अब रिवर्स बिडिंग होगी. जो एयर कंपनी सबसे सस्ता प्राइस कोट करेगी उसी को ये ऑफर दिया जाएगा कि ठीक है, आप गुवाहाटी से आप रूपसी तक फ्लाइट चलाइए. जो एयर कंपनी सबसे सस्ता कोट करेगी, इसी को कहते हैं रिवर्स बिडिंग. और एक हायर कैप भी रखा है कि अगर 500 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है या 1 घंटे की जर्नी है, एयर जर्नी है, तो मैक्सिमम आप 2500 कोट कर सकते हैं कि इस यहाँ से यहाँ तक का फेयर जो होगा 2500 होगा. उसके नीचे आप जो भी कोट करें, तो मान लीजिए कि हमने सीलिंग लिमिट कर दी, हमने ओपन किया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ओपन किया कि भाई गुवाहाटी से रूपसी तक का जो रूट है वो ओपन है, इसमें कौन कौन सी एयर कंपनी फ्लाइट चलाना चाहती है, अपने प्रपोजल डालो. तो किसी ने डाला कि सर मैं चलाना चाहता हूँ, मैं 2400 रुपये में पर टिकट बेचूंगा. दूसरे ने बोला मैं 2200 रुपये में बेचूंगा. तीसरे ने बोला मैं 2000 में बेचूंगा. तो जो सबसे सस्ता बिडिंग करेगा उसी को ये प्रपोजल मिलेगा. इसी को कहते हैं रिवर्स बिडिंग. उसके अलावा ये जो स्कीम है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत इंप्लीमेंट की जा रही है. मतलब एक तो हो गया फेयर का कैप, जो सबसे सस्ता फेयर रखेगा उसको दिया जाएगा प्रपोजल. साथ ही साथ जो ओवरऑल प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में, कि मान लीजिए कि गुवाहाटी से रूपसी तक फ्लाइट चलाने के लिए जो भी खर्चा
एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस कंपनी को, नए फ्लाइट्स लाने होंगे, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 40% तक खर्च भारत सरकार उठाएगी, भारत सरकार की एजेंसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उठाएगी। तो यह है वायबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को कोई भी नया प्रोजेक्ट करने के लिए मौका दिया जाता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट का लगभग 40% तक खर्च भारत सरकार खुद उठाती है, उस प्राइवेट प्लेयर को 60% तक खर्च करना होता है। तो ये है पूरा का पूरा उड़ान स्कीम। एकदम सरल तरीके से समझे तो वो छोटे छोटे एयरपोर्ट जहाँ पे अभी फ्लाइट्स नहीं जाती हैं, वहाँ पे फ्लाइट्स की सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए उड़ान स्कीम लाया है। इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलग अलग जो फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं उनसे प्रपोजल मांगेगी कि ठीक है इस रूट पे कौन कौन फ्लाइट चलाएगा, और जो सबसे सस्ता कोट करेगा उसको उस रूट का दे दिया जाएगा 3 सालों के लिए सर्विस प्रोवाइड करने का मौका। तो एक बार जब अगर बिड में मिल गया आपको, रिवर्स बिडिंग से आपको मिल गया उड़ान स्कीम के अंतर्गत किसी एक फ्लाइट ऑपरेटर को, तो वो रूट उस फ्लाइट ऑपरेटर के लिए 3 साल तक फिक्स हो जाएगा, बुक हो जाएगा। जैसे कि ये जो गुवाहाटी से रूपसी वाला जो फ्लाइट रूट है, यहाँ पे किसी एक नए फ्लाइट ऑपरेटर को मौका दिया गया, उसका नाम फ्लाईगो या ऐसा कुछ है, वो बिल्कुल नई कंपनी है, उसको मौका दिया गया है। तो अब 3 साल तक इस रूट पे बस वही कंपनी अपना फ्लाइट उड़ाएगी, 3 साल के बाद वापस से रिवर्स बिडिंग होगा। The next article is taken from Assam segment. It is about demography of Assam's new legislative assembly. This topic is important from our syllabus, paper 6 Assam polity point of view. तो देखिए इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो नई हमारी असम की लेजिस्लेटिव असेंबली अभी चुन के आई है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज बताए गए हैं। ये डाटा का इस्तेमाल हम अपने आंसर राइटिंग में कहीं कहीं पे कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, जैसे कितने विमेन एमएलए चुन के आए हैं, महिला एमएलए। तो बताया जा रहा है कि इस बार देयर हैव बीन 6 विमेन एमएलएज। 2021 के इलेक्शन में 6 विमेन एमएलएज चुन के आई हैं, जबकि 2016 में जब पिछले बार इलेक्शन हुआ था तो 8 विमेन एमएलएज थी। मतलब मुद्दा यह है कि महिला एमएलएज की संख्या घट गई है। उसके अलावा अगर यंग एमएलएज की बात की जाए तो वो भी घट गया है। यंग में यहाँ पे पैरामीटर रखा गया 40 साल या उससे कम उम्र के एमएलएज। तो 2016 में जब इलेक्शन हुआ था तो 40 साल या उससे कम उम्र के एमएलएज थे टोटल 16, लेकिन इस बार बस 8 इस तरह के एमएलए हैं जो 40 साल या उससे कम के हैं। तो यंग एमएलएज की भी संख्या घट गई है। अगर क्रिमिनल केसेस की बात की जाए कि कौन कौन से ऐसे एमएलएज हैं हमारे नए लेजिस्लेटिव असेंबली में जिनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो 22% तक ऐसे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, नए चुने हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, जिनके खिलाफ सीरियस कोई ना कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ये तमाम डाटा इस ग्राफिक फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने दे रखा है। ये डाटा हमें आज शेयर किया गया है थ्रू इस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एक एनजीओ है जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया भर में काम करती है। ये डाटा को आप याद कर लो, मग अप दीज डाटास, और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप एप्रोप्रिएटली। अगर कभी सवाल आ जाए एपीएससी में अलग अलग तरीके से, मान लीजिए विमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली पे सवाल आ जाए, तो आप ये वाला डाटा कोट करना कि विमेन की रिप्रेजेंटेशन घटती जा रही है बजाय बढ़ने के। अगर लैक ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स की बात हो जाए तो ये दूसरा डाटा कोट करना कि यूथ की पॉपुलेशन घटती जा रही है, यूथ की और रिप्रेजेंटेशन घटती जा रही है लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात आ जाए तो ये डाटा कोट करना कि 22% तो ऐसे नेता हैं, एमएलएज हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये डाटा अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। In our segment, most probable claims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 141 to 145. Topic number 141 is about vermin category of animal species. Vermin मतलब वो एनिमल जिनका शिकार किया जा सकता है। तो look, as per section 62 of Wildlife Protection Act of 1972, the species, animal species have been classified into 6 categories. Animal and plant species have been categorized into 6 categories, Schedule 1 to Schedule 6. तो शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 प्रोवाइड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, मतलब इनमें जो भी जानवरों के नाम हैं उनको हंटिंग नहीं की जा सकती, उनको मारा नहीं जा सकता, अदरवाइज बहुत हाईएस्ट पेनल्टी होगी, आपको जेल की भी सजा हो सकती है अगर शेड्यूल 1 में एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में जानवरों का आप शिकार करते हैं। तो आपको याद होगा कैसे सलमान खान ने चिंकारा का शिकार किया था, ब्लैक बक का, जिसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा था। उसके अलावा
जो स्पीसीज शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 में है वो भी प्रोटेक्टेड है, लेकिन उनमें पेनल्टीज कम है उनके शिकार करने पे। शेड्यूल 5 में वो एनिमल्स हैं जिनका शिकार किया जा सकता है, इन्हीं को कहते हैं वर्मिन कैटेगरी। तो शेड्यूल 5 में वो तमाम एनिमल्स के नाम लिए गए हैं जो वर्मिन कैटेगरी के हैं, मतलब जिनका शिकार किया जा सकता है। और वर्मिन कैटेगरी में कई सारे एनिमल्स हैं, जैसे वाइल्ड बोर, रेसस मंकी या फ्रूट बैट। जबकि शेड्यूल 6 में प्लांट्स कैटेगरीज हैं दैट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। एक स्पेशल तरह के एनिमल की भी यहीं पे बात कर लेते हैं, नीलगिरी ताहार। दे आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, IUCN में दे आर कैटेगराइज्ड अंडर इंडेंजर्ड लिस्ट, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दे आर अंडर शेड्यूल 1, मतलब इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 141। टॉपिक नंबर 142 इज अबाउट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोज इन इंडिया। तो आपको पता है कि पौबीतौरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो वन हॉर्न राइनोज की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा अगर पौबीतौरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो देयर आर मोर देन 2000 माइग्रेटरी बर्ड्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स फाउंड हियर। तो उसके अलावा जल्दापारा नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहाँ पे भी अच्छे खासे पॉपुलेशंस हैं वन हॉर्न राइनो के। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनो के पाए जाते हैं इन जल्दापारा नेशनल पार्क। Please attempt this question based on topic number 142. Topic number 143 is about green anaconda. So green anaconda is a non-venomous species found in South America. ये snake का species है that is found in South America. It is heaviest and the longest known snake species. तो अभी तक धरती का सबसे लंबा और सबसे हेवी स्नेक स्पीसीज यही है। एनाकोंडा लिव्स इन स्वैम्प, मार्सेज एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स मेनली इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन एंड ओरिनिको बेसिन। ये इस साल न्यूज में बहुत रहे थे बिकॉज ऑफ अमेजन फॉरेस्ट फायर्स। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 143। टॉपिक नंबर 144 इज अबाउट खोला चिली। सो खोला चिली आर फाउंड इन गोवा। इट इज बिलीव दैट दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन गोवा बाय पोर्टुगीज। और ये हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए थे बिकॉज दे वर गिवन GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 144। टॉपिक नंबर 145 इज अबाउट एथेनॉल ब्लेंडिंग। सो बायोएथेनॉल्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स derived from renewable biomass sources. The broad category of biofuels can be identified into following categories. Bioethanol. तो bioethanol में ethanols produced from biomass such as sugar containing materials like sugar cane, sugar beet, sweet sorghums are used, while biodiesel में are methyl or ethyl esters of fatty acids produced from vegetable oils of both edible and non-edible category, and they are also they are used for blending in the diesel. तो जो भी तेल वगैरह बच जाता है ना रेस्टोरेंट वगैरह में, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है बायोडीजल में, यानी कि उनका इस्तेमाल किया जा सकता है डीजल के साथ ब्लेंडिंग में। अब 2008 में भारत सरकार एक बायोफ्यूल पॉलिसी लेकर के आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वी विल ट्राई टू अचीव 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड 5% ऑफ बायोडीजल ब्लेंडिंग बाय ईयर 2025। और इसके लिए ताकि बायोडीजल में बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ जाए, इसके लिए भारत सरकार ने इथेनॉल पे GST भी घटा दिया। वो इथेनॉल जो बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए यूज किया जाएगा उस तरह के इथेनॉल पे GST भी घटा दिया फ्रॉम 18% टू 5%। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 145। This is the answer of question number 136 to 140 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी established under 108th Constitutional Amendment Act. This is wrong because it was under 102nd Constitutional Amendment Act. It is the final authority in preparing list of socially and educationally backward classes. Again, this is wrong because it's not final authority. The final authority is the President of India. It is just an advisory authority. So the correct answer will be option D, none. Recently seen Sutra model in news is related to, it's a kind of model to predict the spread of coronavirus. So the correct answer will be option C. Please click links given here to watch our Assampedia and Assam history series.